लेकिन कई जगह इतनी बुरी हालत है, कई डॉक्टर्स हैं एक दो खास करके, मैं उनको नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन इतना गलत रवैया है उनका आम आवाम के खिलाफ। गरीब लोग बेचारे, आपको पता है हमारे यहाँ पे कैसे लोगों का रहना सहना, बेचारे इतने दूर से एक तकलीफ में इंसान जाता है अस्पताल, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की जाए। कहता हूँ अंधेरी रात थी, खास करके जो एलजी की हुकूमत थी यहाँ पर 10 साल हम किस तरह रहे, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी में कहता हूँ नहीं हुई। अब हमारी हुकूमत बनी है, मैं कम से कम हुकूमत से कहूँगा कि इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें कि जो ये नस्ल है कोई नशों की तरफ ना जाए, कोई मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाए। हम शहर में रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी एरिया है हमारा, आप यहाँ पर देखें जो डेली वेजर हमारे म्यूनसिपैलिटी में लगे हुए हैं, आज तक उनकी रिक्रूटमेंट नहीं करा सके। वहाँ पर मुश्किल से 40 बंदे, और वो 40 बंदे पूरे शहर का वर्कलोड कैसे करेंगे? वो इतने मजबूर हो के 8-8, और उनकी खास करके मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, आज हुकूमत को टाइमली लोगों की तनख्वाहें डालनी चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही डिमांड करते हैं कि जितना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों को दिया जाए उतना कम है, और अपग्रेडेशन करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। और जो हमारी डिमांड थी, आए दिन हम हर जगह जहां हमें कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है हम वहाँ डिमांड करते हैं हमें जीएमसी दिया जाए। जब तक हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें भेड़ बकरियों की तरह ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ट्रीट किया जाएगा। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाजरीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए डॉक्टर उदेशपाल शर्मा जी। इनसे कुछ अहम चीज़ों को लेके बातचीत करेंगे जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एमएलए इलेक्शन इन्होंने लड़ा, लगभग 6000 के आसपास इन्होंने एमएलए इलेक्शन में पूंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट्स हासिल किए। डॉक्टर साहब खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका जनाब, जो आप हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा सूरत हाल को लेकर, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, और उस मंशूर को लेकिन अब कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि उमर साहब जो हमारे वक्ती सीएम है, ये अपने मंशूर से यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह आप देखते हैं? जी जनाब, जैसे आपको अभी ये कहना थोड़ा मैं कहता हूँ जल्दी होगा, क्योंकि 3 महीने हुए हैं इस हुकूमत को बने हुए। जैसे कि उनके मैनिफेस्टो में आपने बड़ी चीज़ें देखी थी, खास करके जो आज आम इंसान की बेसिक नेसेसिटी है, बिजली की बात की गई थी कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन आज आप खुद देख रहे होंगे कि बिजली का क्या हाल है, बिजली दिख ही नहीं रही है। पानी की बात की थी, आज पानी ही नहीं है। तो फूड की बात की थी कि लोगों को राशन मिलेगा, तो हम भी इंतज़ार में, अभी तक ऐसी कोई स्कीम नहीं आई है कि गरीबों को कोई राशन मिला हो। तो काफ़ी कुछ मतलब इन्होंने अपने जो वायदे किए थे, जैसे स्टेटहुड के लिए इन्होंने बहुत कहा था कि हमें आवाज़ उठाएंगे जाकर, हमारे जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं जो जीत कर आए हैं, कि वो सेंटर में जाकर आवाज़ उठाएंगे कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। तो उसकी भी अभी तक हमें कोई बात दिखी नहीं है। तो बाकी महिलाओं की बात की थी, उसमें महिलाओं के हकूक़ की बात की थी। आपने देखा होगा, जैसे आम डेली में देखा होगा आपने, बस सर्विसेज महिलाओं को फ्री देने की बात की थी। तो आज 3 महीने प्लस हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ ऐसा नज़र आया नहीं है ग्राउंड पे। डॉक्टर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जहां 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया गया था, और साथ में अब कहीं ना कहीं पे ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात कर रहे हैं उमर साहब, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? मैं तो कहता हूँ सर, ये तो यू टर्न ली गई है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो खास करके कोई मेट्रोपॉलिटन हमारी कोई सिटी तो है नहीं। हम छोटे से, यहाँ पर आपने देखा होगा हमारे जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर खास करके हमारा पुंछ एक बॉर्डर एरिया है। तो आप हमें बताएं यहाँ पर स्मार्ट मीटर कैसे लग सकते हैं? यहाँ मेरे को नहीं लगता ज़्यादातर लोगों के घर, किसी के घर एसी होगा, किसी के घर कोई हीटर लगते होंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन आप देखिए, पहले तो जो बात की गई थी 200 यूनिट फ्री की, उसको छोड़ के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए आए दिन, आज सुबह ही मेरे पास चंद लोग आए हुए थे, उन्होंने बोला कि हमारा बिजली का बिल आया 25,000 2 महीने का। और अभी वो मेरे ख्याल घर में, वो बेचारे इतने गरीब लोग हैं, मुझे नहीं लगता वो घर में हीटर, या उनके घर कोई खाना भी हीटर पे बनता होगा, मतलब उनका चूल्हा मुश्किल से उनके पास। और उन्होंने बात की थी कि हम 10 सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो आप खुद देखिए सर, ये स्मार्ट मीटर जो है, मैं कहता हूँ, मैं यहाँ के जो इलेक्टेड हमारे एमएलए हैं, जान साहब को भी मैं बोलूँगा, आप खुद इनिशिएटिव लीजिए कि इस मीटर को हम मिलकर उखाड़ के फेंकें यहाँ से, क्योंकि ऐसी नाजायज़ स्कीमें खास करके हमारे लोगों पे इम्प्लीमेंट करना, ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ, बिल्कुल नाजायज़ होगा लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, हालिया दिनों में जो एक इंसिडेंट पेश आया है राजौरी के एक बडाल इलाके में, तो उस पर आप अपने क्या व्यू रखना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा, आपने देखा होगा सबसे पहले जो 17 लोग हमारे बेचारे जिनकी जान चली गई, आपने खुद देखा होगा, उनकी आत्मा की शांति की मैं दुआ करूँगा। और यही गवर्नमेंट से कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, उस मैटर को पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये हुआ कैसे, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, खास करके 2 परिवार तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, आपने देखा होगा, और कई बेचारे हॉस्पिटलाइज हैं, अभी उनकी भी जान का कोई पता नहीं कि वो बचेंगे कि नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट को अच्छे से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो एक तरह से नॉमिनेट करनी चाहिए, जो जहाँ जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करे।
डॉक्टर साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से बेरोजगारी जो है दिन ब दिन आसमान छू रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे सके जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए या फिर अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी हमारे नौजवान हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे आप अपने क्या व्यू रखना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि आज सबसे बड़ी बीमारी जो मुल्क में है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखिए कि कितने लोग यहाँ पर पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप देखिए कि कितने लोग हैं बेचारे जो डेली वेजर हैं, जो 22-22 साल से लगे हुए हैं, लेकिन आज तक पक्के नहीं हुए। परसों भी हमें यहाँ पर, मैं आपसे आए दिन की बात करता हूँ, सफाई कर्मचारी मेरे घर आया, उसको हमने ऐसे ही चाय पिलाई बेचारे को बिठा के, कहता है ईश्वर से यही दुआ करना, अल्लाह ताले से, ईश्वर से, कि मैं पक्का हो जाऊँ। मैंने कहा आपको कितने साल हुए? कहता मुझे 23 साल हो गए। तो आप खुद देखिए, और खास करके इस हुकूमत ने, आपको पता है पहले तो जो मैं कहता हूँ अंधेरी रात थी, खास करके जो एलजी की हुकूमत थी यहाँ पर 10 साल हम किस तरह रहे, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी मैं कहता हूँ नहीं हुई। अब हमारी हुकूमत बनी है, मैं कम से कम हुकूमत से कहूँगा कि इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें कि जो ये नस्ल है कोई नशों की तरफ ना जाए, कोई मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाए, कोई बेकारी में इंसान के दिमाग में गलत ख्याल आते हैं। जो बंदा एम्प्लॉयड है, पढ़ा लिखा है, उसको जितने जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट करानी चाहिए। और आप खुद देखिए, आप परसों भी आपने देखा होगा एक स्कैम का, जेकेएसएसबी का कितने ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, ट्विटर पे हर जगह चल रहा था कि जो पुलिस की पोस्ट निकली हुई थी खाली, खास करके टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफ की, उसमें भी कितनी इरेगुलरिटीज़ हैं। तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हुकूमत से? ये तो एलजी हुकूमत से भी काली हुकूमत है मेरी नज़र में। तो हम यही चाहेंगे, अभी तो 3 महीने ही हुए, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, खास करके क्योंकि अवाम ने इस बार बढ़ चढ़ के वोट दिया है, खास करके पूरे जम्मू कश्मीर में। आप देखिए वोट परसेंटेज यहाँ का, क्योंकि लोग दुखी थे, खास करके एलजी हुकूमत से बहुत दुखी थे, क्योंकि कोई भी काम नहीं हो पा रहा, लोगों की ट्रांसफर्स नहीं हो रही थी, लोग पक्के नहीं हो रहे थे, बुरी हालत हो रही थी। इस बार बड़ी लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है, और मैं चाहता हूँ कि ये खास करके जितना लोगों ने बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डाला है इनको, और उतना ही बढ़ चढ़ के लोगों के लिए काम करें। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हेल्थ और एजुकेशन को लेकर हर वक्त बड़े लेवल पे वादे और दावे किए जाते हैं, चाहे एलजी सरकार हो, उमर सरकार हो या मरकजी सरकार हो, लोगों के साथ दावे किए जाते हैं। क्या आपको लगता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, यहाँ पे पेशेंट्स के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है? क्योंकि आप हमेशा हॉस्पिटल में जाते हैं, आपका वहाँ विजिट होता है, तो क्या आप कहेंगे इस पे? सर जैसे कि यहाँ पर हमारा, आपको पता है, आए दिन आना जाना रहता है, क्योंकि हमारी अपनी एक फाउंडेशन है, यशपाल शर्मा फाउंडेशन। तो उसके तहत आज तक हमने हज़ारों लोगों को रक्तदान किया, काफ़ी लोगों को फूड किट दी, जितनी हम हो सके मदद लोगों की। लेकिन हम आए दिन देखते हैं, खास करके आज मैं आपको ब्लड बैंक की हालत बताऊं, जहां हमारा सबसे ज़्यादा आना जाना है। स्टार्टिंग में आज से 7-8 साल पहले वहाँ 14-15 बंदे होते थे, आज वहाँ मुश्किल से 6-7 बंदे रह गए। आधे रिटायर हो गए, आधे ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन रिक्रूटमेंट की वहाँ किसी ने कोई बात नहीं की। बिल्कुल 7 बंदे, उन पर वर्कलोड इतना हाई है कि जब जाओ वहाँ पर उनकी हालत ख़राब होती है, वो भी मजबूर होकर काम करते हैं। कम से कम आपको रिक्रूटमेंट करनी चाहिए जनाब। और ख़ास करके हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि बहुत ही बदतर है, पहले बहुत बदतर था, काफ़ी इंप्रूव भी हुआ है। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें सामने आनी चाहिए, उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। लेकिन कई जगह इतनी बुरी हालत है, कई डॉक्टर्स हैं, 1-2 खास करके, मैं उनको नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन इतना गलत रवैया है उनका आम अवाम के खिलाफ। गरीब लोग बेचारे, आपको पता है हमारे यहाँ पे कैसे लोगों का रहना सहना, बेचारे इतने दूर से एक तकलीफ में इंसान जाता है अस्पताल, उसके बाद उसके साथ बदतमीजी की जाए। मतलब इन चीज़ों को, मैं तो डायरेक्टर हेल्थ के पास गया हुआ था पिछले दिनों, आपने देखा होगा हमारा कितना हाईलाइट हुआ था एक केस। हमने डायरेक्टर हेल्थ के पास जाकर उनकी, खास करके हमने टर्मिनेशन की बात की, उसके बाद हमने कहा टर्मिनेशन नहीं कर सकते, उनकी ट्रांसफ़र की बात करें। मतलब ऐसी इन्होंने यहाँ पर सिस्टम किया हुआ है कि 14-14, 16-16 साल से यहाँ से कोई हिला नहीं है। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही डिमांड करते हैं कि जितना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लोगों को दिया जाए उतना कम है, और अपग्रेडेशन करनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की। और जो हमारी डिमांड थी, आए दिन हम हर जगह जहां हमें कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है हम वहां डिमांड करते हैं, हमें जीएमसी दिया जाए। जब तक हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा, हमें भेड़ बकरियों की तरह ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ट्रीट किया जाएगा। डॉक्टर साहब एजुकेशन को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, एजुकेशन फैसिलिटी को लेकर हर वक्त बड़े लेवल पे दावे और वादे किए जाते हैं, क्या आपको लगता है ऑन ग्राउंड वो वादे और दावे किस तरह से जो है इम्प्लीमेंट हो पाते हैं? हम तो ईश्वर से यही दुआ करते हैं कि भगवान सबको सशक्त करे, कि सबके माँ बाप जो हैं बच्चों को तालीम दे सकें। लेकिन आज मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि तालीम देकर क्या हासिल हुआ माँ बाप को, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, क्या एजुकेशन करेगी? मतलब बच्चा इतना पढ़ लिख जाए तो आज उसकी ये हालत हो, तो आप अभी कभी बच्चे को अपने आगे कभी पढ़ाई में डालोगे? आज मैं आपसे जनरल बात करूं, आप खुद देखते होंगे कि डेंटल, मैं एक डेंटल सर्जन हूं, मैं खास करके अपने फ्रेटर्निटी का दुख जानता हूं। 2009 के बाद आज तक उनकी एक सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं हुई। आप बिलीव करेंगे, 2009 के बाद। तो आप टीचर्स का भी देख सकते हैं, 2014 के बाद कोई सिंगल रिक्रूटमेंट नहीं हुई टीचर की। आप खुद सोचिए, और खास करके आप हम शहर में रहते हैं, म्यूनसिपैलिटी एरिया है हमारा,
आप यहाँ पर देखें, जो डेली वेजर हमारे म्यूनसिपैलिटी में लगे हुए हैं, आज तक उनकी रिक्रूटमेंट नहीं करा सके। वहां पर मुश्किल से 40 बंदे, और वो 40 बंदे पूरे शहर का वर्कलोड कैसे करेंगे? वो इतने मजबूर होके 8-8, और उनकी खास करके मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आज हुकूमत को टाइमली लोगों की तनख्वाहें डालनी चाहिए। ये बेचारे कच्चे मुलाजमों की तनख्वाह 6-6 महीने बाद डलती है। मतलब वो कहाँ जाएगा, रोकर क्या करेगा? तो लास्ट में मैं कहता हूँ कि खास करके इस हुकूमत से लोगों को एक बार फिर बोलूँगा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और ख़ास करके जो लोग तकलीफ़ में हैं, खास करके सबसे बड़ी तकलीफ़ अगर आज मैं किसी को देखता हूँ तो वो है डेली वेजर्स का। क्योंकि 23-23 साल से अगर आप नौकरी करो, आप 8,000 सैलरी लो, तो आपके भी दिल में होगा कि कहीं तो रिटायर हो गए, जिन्हें पूछा तक नहीं गया, डिपार्टमेंट ने बाद में उन्हें पूछा तक नहीं। पीडीडी के कितने एम्प्लॉइज़ बेकार हैं, पीएचई के, म्यूनसिपैलिटी में देखिए आप, इतने साल से लोग लगे हुए हैं, आज तक परमानेंट नहीं हुआ। तो मैं यही एक तरह से मैं डिमांड करूंगा, और ये खास करके पूरे अवाम की डिमांड है कि जितने जल्दी हो सके इन डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाए। कोई ना कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि इन लोगों को स्ट्रीमलाइन किया जाए। सर चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर उदेशपाल शर्मा जी, जो कि फॉर्मर एमएलसी यशपाल शर्मा जी के फर्जंद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले ही हमने आपको इनको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो आपको पहले ही हमने बता दिया कि एमएलए इलेक्शन लड़ा, 6,000 के आसपास उन्होंने वोट लिए। कुछ अहम सवाल हमने इनसे जानने की कोशिश की। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।